बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा नवा और बेस जानकारी लेके आविला। उसमें में से एक आज जानकारी लेके आई हम मकील ओकर पहले हमारे देखब कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एक देश एक बाजार नीति से कृषक होंगे लाभान्वित। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान करती है पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निशुल्क जांच। मूंगफली के दानों को आसानी से और कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। अब किसान अपने उपज को देश के किसी भी हिस्से में जिससे चाहे उसे बेच सकेंगे। यानी किसान को जहां अपने फसलों का उचित मूल्य मिलेगा वहां वह अपनी उत्पादित फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को मंजूरी दे दी है। अब मंडी के बाहर उपज की खरीद बिक्री पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई कानूनी बाध्यता होगी। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं के बीमारियों और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और समय रहते उनका इलाज भी करा सकते हैं। राजधानी रांची के काके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निशुल्क जांच किया जाता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच कराकर पशु की बीमारी जानकर उचित इलाज करा सकते हैं। वर्तमान समय में किसान यदि दलहनी फसल लगाने के इच्छुक हैं तो वे अरहर की बुआई कर सकते हैं। अरहर के बेहतर उपज के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित अरहर के उन्नत प्रभेद बिरसा अरहर 1, उपास 120 और लक्ष्मी का चुनाव कर सकते हैं। पशुपालन के दौरान हमारे छोटे बड़े पशुओं में रोग व्याधियां आमतौर पर लगते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं में अढ़ैया बुखार यानी 2.5 दिन का बुखार या 3 दिन का बुखार होने की संभावना रहती है। बुखार की अवस्था में पशु खाना पीना कम कर देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। इस बुखार की अवस्था में पशुओं को कौन सी दवा दें या क्या उपचार करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। बरसात मौसम में खास करके देखा जाता है कि बरसात का जब मौसम आता है तो वातावरण में बदलाव आता है और इसमें बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसमें एक बीमारी होता है इसको अढ़ैया या 3 दिवसीय बुखार बोलते हैं, जो गौवंशीय पशु में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें 3 दिन तक बुखार रहता है, पशुपालक काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही बुखार हो, इसका जो लक्षण है कि खाना पीना वो कम कर देती है गाय, तो जैसे ही बुखार हो तो उचित डॉक्टर की सलाह लेकर के बुखार कम करने की दवा साथ में एंटीबायोटिक दे करके इसका बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा आवास और खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कृषक बंधुओं, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि खेती-बाड़ी के कामों में सावधानी बरतें, मास्क लगाकर और 2 फीट की दूरी रखते हुए कृषि कार्य करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरेमन कृषि संबंधित जानकारी ले ली, ओकर में तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में पता लागलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा।
SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो चलो हमारे मन जानकारी को और बढ़ा थी। आज कर जो जानकारी है वो महिला किसान के बारे में है। महिला किसान जो हैं ये टपक विधि से अपन खेत के सिंचाई करत हैं और पानी बचा के अपन उपज बढ़िया करत हैं। तो चलो भाई ये उपज कैसे करत है, टपक विधि जो है आम हो, अनार हो या कोनो तरह का पेड़ पौधा ओकर में कौन हिसाब से पानी देवे के है, कतरा पानी देवे के है कि पाइप के द्वारा देवे के है कि बटन के द्वारा देवे के है, एक बारे में जानकारी लेवा थी। तो किसान का नाम है ध्रुव देवी और जगह का नाम है रंगामाटी अनगढ़ा प्रखंड के। हमारे राज्य झारखंड के किसान कृषि की नई तकनीक से जुड़कर खेती के कार्य को पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड की ध्रुव देवी भी आज अपने कार्य की बदौलत उन सफल किसानों में शामिल है जो कृषि से अपनी दशा और दिशा को बदलने में महारत रखते हैं। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो सिंचाई के बिना कृषि की परिकल्पना अधूरी है। कृषि कार्य के लिए सिंचाई होना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने झारखंड प्रदेश की बात करते हैं तो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर पानी तो काफ़ी अच्छा पड़ता है लेकिन बह के निकल जाता है। लेकिन समय के साथ साथ इस तकनीक में भी बदलाव आया है। आज हमारे किसान जो है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का कार्य कर रहे हैं और जीवन में उनके काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जब से वो ड्रिप कर रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ी है, खेती का तरीका बढ़ा है और नए तरीके से वो खेती कर रहे हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ी है। इसी क्रम में वहाँ पहुँचे हैं रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में, जहाँ पे हमारे साथ ध्रुव देवी नाम की ऐसे किसान हैं जिन्होंने ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से अपने जीवन को पूरा बदल दिया। उनकी आमदनी पूरी काफ़ी बढ़ी है और वो एक सफल किसान के रूप में इस क्षेत्र में जानी जाती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कब से वो खेती कर रही हैं, कि जीवन कितना बदलाव आया है, इन्हीं से जानते हैं। दीदी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम खेती की बात करते हैं, कब से आप खेती कर रही हैं? वो तो 3-4 साल पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब जो 1 साल हो रहा है तो हम अपना आमदनी बहुत बढ़िया से हो रहा है। क्या कि यहाँ पर पहले 1 मार्च में हम लोग तरबूज लगाए थे तो 15 मई के अंदर में ही निकल गया और इतना निकला कि कम से कम 50 क्विंटल निकला। हाँ, ये 25 से 30 डिसमिल है इसमें, उसी में इतना निकला। तब से बाद में वो वाला हुआ, उसके बाद में सेम्बी और खीरा लगाए हैं और एक साइड में फ्रसबीन और सेम्बी लगाए हैं। मतलब काफ़ी दिनों से खेती कर रही हैं। तकनीक जो है एक पिछले 1-1.5 साल से इस तकनीक से आप खेती कर रही हैं। खेती का तरीका क्या है? जैविक खेती करती हैं, रासायनिक खेती करती हैं? जैविक खेती करते हैं अभी। ध्रुव देवी ने नई तकनीकों के साथ कृषि कार्य को संपादित करने का कार्य किया और सिंचाई के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है। ध्रुव देवी अपनी खेती में पूरी तरह से जैविक खाद का इस्तेमाल करती हैं। इसी विधि के अनुसार ही कृषि कार्य को संपादित करने का प्रयास वे लगातार करती रहती हैं। जैविक खेती कहते किसको हैं? इसका विधि क्या है? किस तरीके से जैविक खेती किया जाता है? जैविक खेती में हम लोग अपने से ही दवा बनाते हैं और जो केचुआ खाद होता है और नाडेप कंपोस्ट होता है वो सब हम लोग अपने से ही करते हैं। गोबर खाद हो गया, फिर केचुआ खाद हो गया, नाडेप खाद हो गया, ये सब डाल के अपने से ही करते हैं। कीटनाशक दवा भी बनाते हैं, उसमें 10 परनी बना जाता है, वो वाला 10 को पत्ता का बनाते हैं। कौन कौन से पत्ते 10 होते हैं? बहुत पत्ता रहता है। नाम बताइए उसका। करंज का पत्ता, नीम पत्ता और अरंडी का पत्ता, क्या रहता है? 10 तरह के पत्ते को मिला के उसका दवा बनाया जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है? वो दवा का जब प्रयोग अपने खेतों में करती हैं? कीड़ा नहीं लगता है उसमें, कीटनाशक दवा है वो वाला। और लहसुन मिर्चा का भी बनाते हैं, उसमें भी कीटनाशक का दवा है, उसमें भी कीड़ा का प्रकोप नहीं होता है इसमें। मतलब हम कह सकते हैं कि उर्वरक से लेकर कीटनाशक तक सारा आपका जैविक ही होता है। जैविक ही होता है। अगर हम जैविक खाद की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैविक खेत जैसे ही आप डालते हैं, जैविक खाद अपने खेतों में डालते हैं, तो मिट्टी को क्या फ़ायदा होता है? मिट्टी हल्का होता है, जैसे कि खरपतवार रहता है ना तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं हम लोग। वो उसमें उतना टाइट नहीं होता है, बहुत अच्छा से। और पूरा ज़मीन में केचुआ भरल है अभी।
अच्छा। जैविक खेती के साथ ही ध्रुव देवी ने सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि को अपनाया है। इसके जरिए वे अपनी खेती को उन्नत बनाने में लगी और अच्छा लाभ कमा रही है। ड्रिप इरिगेशन के जरिए सही मात्रा में पोषक तत्व फसलों तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें मेहनत कम होती है और पानी की बर्बादी भी कम होती है। इसमें ड्रिप इरिगेशन से हम लोग का अथी में ही पानी जिस पौधा में हम लोग का देना है उसी में डायरेक्ट पड़ता है पानी, और ऐसे सिंचाई करते थे तो पूरा ज़मीन में हो जाता था, उसमें भी पूरा मिट्टी उसका टाइट हो जाता था। और उसमें तो अभी ड्रिप इरिगेशन में तो नहीं होता है ऐसा। अब सिंचाई करते थे तो काफ़ी समय लगता था, काफ़ी लोग लगे रहते थे, कहीं पानी इधर जाता था कहीं पानी उधर जाता था। तो ड्रिप इरिगेशन से समय और पूंजी में कितना बचत हो रहा है? बहुत बचत हो रहा है। पहले जब आप खेती करते थे उस समय कितना समय लगता था, कितना पैसा लगता था? समय हम लोग का बहुत दिन लगता था पानी पटवन के लिए, और अभी तो वैसा नहीं लगता है। क्या है कि हम लोग मशीन चालू कर दिए और कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वैसा काम करते हैं। मतलब समय का बचत हो रहा है और पानी की भी बर्बादी इसमें कम हो रही है। ध्रुव देवी आज ऐसा उदाहरण बनकर उभरी है जिन्होंने जैविक विधि के जरिए कम समय में बेहतर लाभ कमाने का कार्य किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी फसलों को खरपतवार से सुरक्षित रखने के लिए ये मल्चिंग का उपयोग करती है। बीच में जो देख रहे हैं बीच में जिससे मिट्टी पड़ल है उसी में होता है खरपतवार, नहीं तो जहाँ हम लोग खेती करते हैं उसमें नहीं होता है, साफ रहता है, इसलिए हम लोग मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग से मतलब खरपतवार नहीं होता है। नहीं होता। उत्पादन पे क्या असर पड़ता है? अगर कोई किसान जो है मल्चिंग से खेती करता है और कोई ऐसे किसान जो बिना मल्चिंग का खेती करता है तो पैदावार में क्या असर पड़ता है? पैदावार में असर पड़ता है कि तो हम लोग पहले ही करके देखे थे, बहुत इसमें खटनी भी लगता था, आदमी नहीं होने से तो होबे नहीं करता था, तो इसीलिए तो हम लोग का सब पैसा ख़त्म हो जाता था। तो अभी तो ये वाला एक बार लगा लिए और हम लोग 3 फसल कर रहे हैं। पहले वो अपने फ्लड इरिगेशन की खेती कर रही थी, जो काम हुआ पैसा आया नहीं आया कोई मकसद नहीं रहता था, कोई मतलब नहीं रहता था। अभी ये ड्रिप इरिगेशन का जब खेती स्टार्ट हुआ तो इसको एक एक पॉइंट जानती है। जैसे कि हमारे इस प्लॉट में एक टमाटर का पौधा यदि लगा तो उसका प्रोडक्ट कितना हुआ है। और पहले क्या था कि पौधा लगा दिया, मार्केट 2-4 बार बेच लिया तो लगता क्या था कि हम बहुत बेच लिए, लेकिन वो बात नहीं। सबसे पहले तो इसका आय वृद्धि का हुआ है, जो कीमत जो उसको 50 रुपये जो कमा रही थी 500 रुपये कमा रही थी, आज 1000 रुपये में बदलाव हुआ है। इस तरह से उसका प्रैक्टिस बढ़ता जा रहा है और वो एक उन्नत सीड जैसे खरीदने का जो तकनीक वो जान गई है, उसको पानी कैसे चलाना है, उसका खाद कैसे चलाना है, जैविक करना है कि रासायनिक करना है, उसको खुद से पता है। लेकिन यहाँ का जो किसान है एक्चुअली क्या है कि वो रासायनिक छोड़ रहा है, लोग धीरे धीरे रासायनिक छोड़ के जैविक की ओर जा रहे हैं और जैविक का काम कर रहे हैं। जैविक करने से इसको फ़ायदा क्या हो रहा है, पूरे गांव में जैविक लोग करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और जैविक से बीमारी का सबसे पहला फ़ायदा है कि उसको बीमारी होने से बचने का चांसेस घट गया, बढ़ेगा नहीं, बीमारी बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात स्थिति क्या है कि इसका जहाँ तक आय वृद्धि होने से इसका काफ़ी बदलाव आया है। अभी 25 डिसमिल में खेती करना स्टार्ट की थी, अभी लगभग ये एक्सटेंड कर गई, एक्सटेंड करके अप्रोक्स 5 से 7 एकड़ में अभी ड्रिप लगा ली है। सबसे दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि इसके जो बच्चे हैं अभी स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आय का अर्जन हो रहा है, इसका एक गोल भी बढ़ रहा है कि हम आगे जाके कितना अच्छा करेंगे, कितना अच्छा पाएंगे, इस तरह करके अपने आप को अचीव कर रहा है। तो बताओ, अब ये जानकारी पा के रौरे में भी सोचत हो कि भाई टपक विधि का अपनाओ, तो ज़रूर अपनाओ। और आगे का जो जानकारी है ये जानकारी भी बहुत सुंदर है कि शिमला मिर्च, बैगन और टमाटर ये तीनों का जो खेती करे के है ये कैसे करे के है। तो भाई बहुत बढ़िया बात है कि अगर और मन ये तीनों का संरक्षित खेती करत ही तिकर बारे में जानकारी चाहे तिकर ले और मन के क्यारी बना के, पॉली हाउस बना के, टपक विधि से पानी का सिंचाई करके और के कैसे आगे बढ़ाब और आमदनी कैसे पाब इकर बारे में जानकारी। तो जानकारी जो हैं इके हम लेवब दिव्यांग उर्वादी से, और जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम है ओम प्रकाश शर्मा। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए सब्जियों की खेती करते हैं। ऐसे में संरक्षित कृषि तकनीक का उपयोग करना लाभकारी साबित हो सकता है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं रांची के दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में और आइए जानते हैं शिमला मिर्च, टमाटर एवं बैंगन की संरक्षित खेती किस प्रकार से की जा सकती है।
इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री OP शर्मा जी। संरक्षित कृषि आज के दिनों में जैसे बाज़ार जो अभी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, सब पूरे विश्व में मार्केट और उससे इनकम की बात हो रही है, और जो टाइमली जो उसमें प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो कम खर्च में और लिमिटेड एरिया में जो आपके जो किसान हैं झारखंड में, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उसके इनकम के लिए एकमात्र जो उपाय है, एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वेजिटेबल्स में जैसे शिमला मिर्च, टमाटर और बैगन। इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो मुख्य फ़ायदे हैं, इसमें जो प्रोडक्टिविटी जैसे उत्पादकता जो है प्रति यूनिट, ये परंपरागत जो तकनीक है उसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। और इसमें जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये तो शुरुआत में कुछ खर्च होता है, लेकिन इसके बाद जो है उसकी आमदनी जो है काफ़ी अधिक होती है। और मार्केट की जहाँ तक बात है, इसमें क्वालिटी अच्छी होती है तो उसका प्रोड्यूस जो है उसका मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलता है। तो ये सब फ़ायदे हैं जिसको किसान करने से इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। सर, अगर आप बात करें पारंपरिक खेती की, तो अगर जो पारंपरिक खेती और जो संरक्षित कृषि है उसमें अगर हम अंतर करें तो क्या क्या अंतर है? किस तरह से किसान भाई संरक्षित कृषि प्रणाली का उपयोग करके शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर की संरक्षित खेती कर सकते हैं? यस, इसमें ऐसा है, परंपरागत जो तकनीक है जिसमें किसान जो फेस करते हैं कभी अधिक बारिश का, कभी हाई टेम्परेचर, कभी कीड़ों मकोड़ों का जो आक्रमण जो है, जिससे वो काफ़ी सफ़र करते हैं। तो आज किसानों की ज़रूरत है कैसे इंश्योर, जैसे उनको सुनिश्चित उत्पादन मिले, बाज़ार में उसका उचित मूल्य मिले और उनकी आमदनी भी खर्च की अपेक्षा ज़्यादा मिले। तो इस तरह से अगर वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित कृषि में जाते हैं तो उनको एक टाइमली और समय पूरे वर्ष में, मतलब टाइमली करने का मतलब पूरे वर्ष ऑफ सीजन कल्टीवेशन भी सभी सब्जियों का, फूलों का वो करके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। परंपरागत तकनीक में कभी कभी जैसा कि आप देख रहे हैं, कभी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो माइक्रो क्लाइमेट जो पौधों के लिए चाहिए, जो अंदर में जो उसके लिए ग्रोथ के लिए, उसके उत्पादन के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट चाहिए, ये बाहर में पॉसिबल नहीं है। जो किसान परंपरागत कृषि करते हैं ये उसमें संभव नहीं है। इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही जो पौधों को उचित क्लाइमेट, जैसे ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से पानी की जो उसमें जो है फिक्स्ड क्वांटिटी देते हैं, और जो रोग और कीड़ों की समस्या जो है उसमें इसमें बहुत ही कम, वीड्स इसमें बहुत ही कम आता है। जहाँ पर पानी गिरता है वहीं पर सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत वीड्स आता है, बाकी जगहों में वीड्स की समस्या नहीं के बराबर होती है। और चूँकि इसमें कंजर्वेशन का कहने का मतलब कि नमी का संरक्षण, तो चूँकि इसमें एक बार जो खेत की तैयारी कर लेते हैं, रेज्ड बेड, आज के दिनों में जो ऊंची क्यारी पत्ती है उसमें एक बार रेज्ड बेड बनाने के बाद और उसमें जो खेती करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर, और उसके मल्चिंग भी जो करते हैं, तो इसमें उनको जो है काफ़ी जो उत्पादन है, जो उनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी परंपरागत तकनीक की अपेक्षा में अधिक मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और मार्केट में इसका वैल्यू भी अधिक मिलता है। तो सर, अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी इसमें किस प्रकार से करनी चाहिए? अगर किसान भाई संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो वो किस तरह से खेत को तैयार खेत की तैयारी के लिए जैसे आप खेत को तैयार करने के लिए इसमें जो मिट्टी का जो टाइप है, बलुई दोमट जैसे हम लोग मिट्टी इसमें प्रेफर करते हैं, जिसका pH 5.5 से 6.5 इसके बीच में है। और उसको एक बार जो है खेत को तैयार करके और उसको रेज्ड बेड बनाते हैं जिसकी चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर और बीच में नाली भी। इसमें ढाल जो है भूमि ऐसा सिलेक्शन करना चाहिए कि वहाँ पर ढाल पानी का जो है ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। तो इस तरह से हम लोग खेत की तैयारी करके और नर्सरी करने के बाद में 20 से 25 दिनों के बाद उसमें बेड के ऊपर प्लांटिंग करते हैं। सर, हम संरक्षित कृषि की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बैंगन, टमाटर और शिमला मिर्च की संरक्षित कृषि की बात करें और अगर इनमें प्रभेदों की बात करें तो कौन कौन सा प्रभेदों का चुनाव करें हमारे किसान? अभी जैसे टमाटर के लिए बहुत सी अच्छी वैरायटी है झारखंड के किसानों के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं अर्का सम्राट है, अर्का रक्षक है, 5005 है, या स्वर्ण लालिमा जो ये ICR के द्वारा जो वैरायटी डेवलप किया गया है। तो इस तरह से टमाटर की अच्छी अच्छी वैरायटी है मार्केट में, लक्ष्मी है और इस तरह की जो वैरायटी है उपलब्ध है। इसकी जो है उनका खेती करके अच्छा इनकम कर सकते हैं।
सर, अगर हम फसल प्रबंधन की बात करें तो किसान भाई फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, बुआई कब करें, लगाने का समय क्या हो? अभी जैसे समय है शरदकालीन, जैसे अभी शिमला मिर्च या टमाटर जो बैगन की खेती है उसके लिए अभी उचित समय है। अगस्त महीने में जो प्रो ट्रे जो नर्सरी है उसमें हम लोग कोकोपीट और जो वर्मी कंपोस्ट है 1:1 की मात्रा में मिलाकर और उसको मतलब उसमें ट्रे में डालते हैं और उसको अंगूठे से दबाने के बाद में 1/3 जो उसका जस्ट खाली रहता है उसमें एक एक बीज को हम लोग डालते हैं और 20 से 25 दिनों के बाद मैनुअली या अभी जो मैकेनाइज्ड जो मेथड है ट्रांसप्लांटर, वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर, उसके द्वारा भी प्लांटिंग करते हैं किसान, और नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं। 20 से 25 दिनों के बाद उसको सबसे पहले बीज को जो है उपचारित कर लेने की ज़रूरत है। ट्राइकोडर्मा या बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल कर उसमें मिला के और बीज को पहले उपचार कर लेते हैं। जब नर्सरी तैयार हो जाता है तो उसको हम लोग रेज्ड बेड जो क्यारी है उसमें हम लोग लाइन से लाइन और मल्चिंग करके उसमें हम लोग पौधों को लगाते हैं। तो बताओ किसान भाई बहन मन, ये दुयो जानकारी और किसान अलग अलग बेस है नहीं भाई, इसने बेस जानकारी तुम देवी ला। और एगो बात और कहे के है कि अगर ऐसा जानकारी रोटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रात रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। एगो जानकारी और देवे के है कि अगर रौरेमन के पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन छूट गलक तो परेशान होगी जरूरी नखे। रौरेमन अपन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर में जाके जानकारी पा सकीला। तो आज इतने इजाज़त दो, मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। अब तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।